नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का 11वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राहुल उदास बैठा था और दवाई के पैसों के बारे में सोच रहा था और एक बार उसके मन में ख्याल आया कि वह अपनी माँ को यह बात बताए, लेकिन फिर यह सोच करके रह गया कि उसकी माँ के पास भी तो इतने पैसे नहीं हैं। वह पैसों के बारे में सुन करके परेशान और हो जाएंगी, इसलिए उसने अपनी माँ को अभी सच नहीं बताया था। लेकिन उसने मन में यह विचार कर लिया था कि वह सही वक्त आ जाने पर अपनी माँ को सब सच बता देगा। राहुल के पास अभी प्रमोद के पास जाने के और दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह वहां से उठ करके चला गया। उसे जाने से पहले अपनी माँ को भी सूचित करना था, इसलिए पहले वह अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से कहा, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लाने को कहा है, इसलिए मम्मी मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। शीला, लेकिन बेटा पहले ही तुमने इतने पैसे जमा कर दिए हैं, क्या उसमें ये लोग दवाई नहीं दे रहे हैं? राहुल अपनी माँ को सच बता करके और दुखी नहीं करना चाहता था। माँ परेशान ना हो इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, दवाइयाँ उन्हीं पैसों में हैं मम्मी, आप परेशान मत होइए। शीला, अच्छा फिर ठीक है। और फिर शीला ने राहुल से आगे कहा, और डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, तुम्हें अपने साथ क्यों ले गए थे? राहुल, उन्होंने कहा है कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और फिर राहुल ने अपनी माँ से कहा, अच्छा मम्मी अब मैं चलता हूँ, आपके लिए कुछ खाने को लेकर के आऊँ? शीला, नहीं बेटा। राहुल, श्याम सर का लाया हुआ खाना भी आपने थोड़ा सा ही खाया था, प्लीज मम्मी अपना ख्याल रखिए। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर पापा का ख्याल कैसे रख पाएंगे? और फिर अब तो डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया है कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए प्लीज मम्मी खाना खा लीजिए। शीला, अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे श्याम सर का खाना ही बचा हुआ है, मैं वो खा लेती हूँ बेटा, लेकिन तुमने भी तो ठीक से खाना नहीं खाया, तुम भी थोड़ा सा खा लो। राहुल, मम्मी आप खा लो, डॉक्टर साहब ने दवाई लाने को कहा है, मुझे जाना होगा, अगर समय मिलेगा तो मैं बाहर कुछ खा लूंगा, लेकिन मम्मी प्लीज आप जरूर खा लेना। शीला, अच्छा ठीक है, तुम फिर दवाई ले आओ। और फिर राहुल वहां से चला गया। राहुल हॉस्पिटल से सीधा प्रमोद के घर पहुंचा। उसने प्रमोद के घर पहुंच करके डोरबेल बजाई। कुछ देर के बाद पंकज की माँ ने आकर के दरवाजा खोला और राहुल ने तब पंकज की माँ की ओर देखते हुए कहा, आंटी माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया, दरअसल मुझे अंकल से कुछ काम था, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? पंकज की मां ने राहुल से कहा, बेटा परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी पंकज के पापा यहाँ नहीं हैं, तुम उनके ऑफिस जा करके उनसे मिल सकते हो। राहुल, मुझे ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए और अंकल का नंबर भी दे दीजिए, मैं अंकल से ऑफिस में जा करके मिल लूंगा। तब पंकज की मां ने राहुल को प्रमोद के ऑफिस का एड्रेस बता दिया और प्रमोद का नंबर भी नोट करा दिया। तब राहुल ने पंकज की माँ से कहा, थैंक यू सो मच आंटी, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। और फिर राहुल वहाँ से प्रमोद के ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ समय में राहुल प्रमोद के ऑफिस पहुंच गया। राहुल ने ऑफिस पहुंच करके प्रमोद को फोन किया। प्रमोद ने बिना देरी के फोन उठा लिया। प्रमोद के फोन उठाने के बाद राहुल ने प्रमोद से कहा, अंकल मैं राहुल बोल रहा हूं। प्रमोद ने राहुल की बात सुन करके अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम पंकज के दोस्त बोल रहे हो ना, जिसे मैंने सुबह पैसे दिए थे? पंकज, जी अंकल। प्रमोद, अच्छा तो बताओ किस लिए फोन किया है? प्रमोद का इस तरह से बात करना राहुल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो वह प्रमोद से क्या कह सकता था, इसलिए उसने प्रमोद से नम्रता पूर्वक कहा, अंकल आपसे कुछ काम था, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? प्रमोद, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे आकर के मिल सकते हो। राहुल, थैंक यू अंकल। राहुल ने कहा ही था, लेकिन प्रमोद ने बिना किसी जवाब के उसका फोन कट कर दिया। राहुल को
इस बार भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते उसे प्रमोद के सामने जाना ही था, इसलिए वह चुपचाप प्रमोद से मिलने चला गया। प्रमोद लेन देन के काम में काफी पुराना था, इसलिए उसे काफी तजुर्बा हो चुका था और इसलिए उसने अपने इसी तजुर्बे से भांप लिया था कि राहुल को और पैसों की जरूरत है, इसलिए वह उसके पास वापस आया है। और यही सोच करके उसने राहुल की मजबूरी का फायदा उठाने का सोच लिया था। जब प्रमोद को ग्लास में से राहुल आता हुआ दिखा, उसने तुरंत अपना फोन वैसे ही कान से लगा लिया ताकि राहुल को लगे कि प्रमोद सच में किसी से बात कर रहा है। जैसे राहुल प्रमोद के ऑफिस रूम में एंटर हुआ, उसने राहुल की ओर देख करके उसे आंखों के इशारों से अंदर आने को कहा और फिर उसने राहुल को सुनाने के लिए फोन पर बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें भले पता ना हो लेकिन मेरा अपना उसूल है, तुम अगर दूसरी बार मुझसे पैसे लेना चाहते हो तो ब्याज पहले से अधिक लगेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पैसे लेना हो तो ले लो, नहीं तो किसी और को तलाशो। प्रमोद का ड्रामा अभी चल ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी और उसकी पोल राहुल के सामने खुल गई। फोन की रिंग बजते ही प्रमोद के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने राहुल से घबराते हुए कहा, शायद फोन कट गया, अभी दूसरा फोन आया है। लेकिन राहुल लालची प्रमोद की चालाकी को समझ गया था, लेकिन फिर भी वह उससे बहस करके कुछ नहीं पा सकता था और उसे अभी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह जानता था कि संयम से ही काम निकाला जा सकता है। इसलिए राहुल ने प्रमोद से कहा, अंकल मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए और आप परेशान मत होइए, मेरी मजबूरी है अभी, इसलिए मैं इन रुपयों के लिए आपको पहले से अधिक ब्याज देने के लिए तैयार हूं। प्रमोद ने बनते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटा तुम इस बात को अपने पर मत लेना, तुम्हें तो पता ही होगा कि बिजनेस के सबके अपने अपने उसूल होते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम बुरा नहीं मानोगे। राहुल अंकल इन बातों में क्या रखा है, आप बताइए मुझे क्या प्रोसेस करना है ताकि मैं पैसे लेकर के जा सकूं। तब प्रमोद ने राहुल से एक और कागज पर साइन कराए और फिर उसे 1 लाख रुपए दे दिए। पैसे लेकर के राहुल वहां से निकल आया। शर्मा सर क्लासेस से चले गए थे और उनके जाने के बाद श्याम ने राहुल का नंबर डायल कर दिया। टीना श्याम से माफी मांगना चाहती थी, इसलिए शर्मा सर के क्लासरूम के बाहर जाते ही उसकी नजर श्याम की तरफ चली गई। उसने देखा कि श्याम ने फोन अपने कान से लगाया हुआ है, इसलिए उसने अभी उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन बाकी क्लासरूम के छात्रों को उसने अभी बैठा रहने को कहा ताकि वह सबके सामने श्याम से माफी मांग करके श्याम का सम्मान उसे लौटा सके। राहुल प्रमोद के ऑफिस से बाहर ही आया था कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। राहुल ने रिंग की आवाज सुन करके फोन देखा और श्याम का नाम देख करके तुरंत फोन रिसीव कर लिया। राहुल ने फोन रिसीव करने पर श्याम ने राहुल से कहा, राहुल अब अंकल कैसे हैं, सर्जरी हो गई उनकी? राहुल पापा की सर्जरी सफल हो गई सर, अब खतरे की कोई बात नहीं है। श्याम अच्छा फिर हम हॉस्पिटल ही आ रहे हैं, बाकी बात हम तुमसे मिल करके करते हैं। राहुल जी सर। और फिर श्याम ने फोन कट कर दिया और फोन अपनी पॉकेट में रख लिया और फिर उसने अपनी नोटबुक बैग में रखी और अपनी जगह से खड़ा हो गया। टीना उससे कुछ कह पाती, श्याम ने पिंकी से कहा, पिंकी हमें हॉस्पिटल जाना है इसलिए हम चलते हैं। जब श्याम ने पिंकी से कहा था तो टीना ने भी श्याम की बात सुन ली थी। जब हॉस्पिटल के बारे में टीना ने सुना तो उसने श्याम से फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी क्योंकि अब उसे श्याम से माफी मांगने के लिए और इंतजार करना था। श्याम पिंकी और अपने दोस्तों से मिलकर के चला गया था वहां से, लेकिन उसने टीना की तरफ देखा भी नहीं था। टीना यह देख करके बहुत उदास हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वह खूब रोए, लेकिन सब थे वहां, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया और फिर सबसे कहा, थैंक्स, आप मेरी बात मान करके यहाँ रुके, लेकिन आपसे माफी चाहती हूँ, जिस काम के लिए आपको रोका था वह अभी हो पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप सभी जा सकते हैं और मैंने आप सबको रोक करके जो परेशानी दी उसके लिए सॉरी। अगर टीना पहले की तरह होती तो उसकी बात सुन करके कुछ उसके क्लासमेट उसके सामने ना सही लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बुराई जरूर करते, लेकिन अब टीना बदल गई थी। उसने सबसे अपनी गलती भी मान
ली थी और रुकने के लिए आभार भी व्यक्त किया था। टीना की अपनेपन से लबरेज बातें सुन करके किसी को भी आज बुरा नहीं लगा, बल्कि उसका बदला हुआ रूप देख करके उसके साथी आज उसकी तारीफ कर रहे थे और टीना के कहने पर बिना नाराजगी व्यक्त किए वहां से चले जा रहे थे। क्लासरूम के बाकी छात्र अब वहां से चले गए थे। अब टीना और उसके कुछ दोस्त ही क्लासरूम में रह गए थे। पिंकी को टीना की बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए उसने टीना से कहा, टीना तेरी अपनेपन से भरी बातें सुन करके मुझे ही नहीं, मैं समझती हूँ सबको अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तूने पहले सबको रुकने को कहा और फिर कुछ देर बाद अपने आप ही जाने को बोल दिया, ये कुछ समझ में नहीं आया। टीना मुझे सबके सामने कुछ कहना था यार, लेकिन जब श्याम के हॉस्पिटल जाने के बारे में सुना तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि हमें भी हॉस्पिटल चल करके राहुल से मिलना चाहिए, आखिर वह हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है और श्याम का दोस्त भी है। टीना अभी किसी को यह जता करके ढिंढोरा नहीं पीटना चाहती थी कि उसने सबको उनके सामने श्याम से माफी मांगने के लिए रोका था, इसलिए टीना ने अपनी बात को बहुत सफाई से पिंकी से कहा था और पिंकी के साथ साथ किसी को भी टीना की बात सुन करके कोई आपत्ति नहीं हुई। और तब पिंकी ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, तू सच कह रही है, हम सबको राहुल से मिलने चलना चाहिए, किसी के बुरे वक्त में साथ खड़े रहने से उसे साहस मिलता है। तब रिया ने पिंकी से कहा, सही कहा तूने। तभी रोनी ने सबसे कहा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि राहुल के पापा कौन से हॉस्पिटल में हैं। और तब पंकज ने रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, उसकी फिक्र तू मत कर, वो मुझे पता है, मैं सुबह श्याम के साथ हॉस्पिटल गया था। टीना तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो हम सब चलते हैं। और फिर टीना और उसके दोस्त हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लेकिन जब टीना कॉलेज से निकल रही थी, किसी ने टीना को अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देख करके फोन पर बातें करते हुए किसी से कहा, बॉस आज उस लड़की का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ ही हैं। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़की पर निगरानी बनाए रखो और सही अवसर का इंतजार करो। फोन करने वाले लड़के ने ओके बॉस कहा और फोन कट कर दिया। राहुल प्रमोद के यहाँ से पैसे लेकर के उसकी ऑफिस से कुछ दूर ही निकला था, तभी एक स्कूटी अनियंत्रित हो करके उससे आ टकराई। स्कूटी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए राहुल को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन वह गिर गया था और उसके साथ ही स्कूटी पर सवार लड़की भी गिर गई थी। राहुल एक अच्छा लड़का था, इसलिए जब उसने स्कूटी के साथ लड़की को गिरा हुआ देखा तो अपनी चोट की परवाह किए बिना जल्दी से जा करके स्कूटी खड़ी की और लड़की को खड़ा करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब उसने लड़की की नजरों में संकोच देखा तो अपना हाथ वापस ले लिया और फिर वह साहस कर खुद ही खड़ी हो गई। और राहुल ने तब उससे कहा, आपको चोट तो नहीं लगी? लड़की को कुछ चोट तो लगी ही थी, लेकिन उसे अभी दर्द का एहसास नहीं था, इसलिए उसने अपनी फिक्र ना करते हुए राहुल से कहा, माफ कीजिएगा, हमारी गलती की वजह से आप गिर गए और उसके बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं। अगर कोई और होता तो शायद हम पर गुस्सा दिखाता। राहुल, मुझे लगता है कि आपने जानबूझ करके मुझे टक्कर नहीं मारी, आपकी गाड़ी धीमी थी, वो तो अनबैलेंस की जगह से शायद आपकी गाड़ी मुझसे टकरा गई, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि आगे से गाड़ी और ध्यान से चलाइएगा। लड़की ने घबराते हुए कहा, सॉरी, अनजाने में गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और फिर लड़की ने आगे कुछ सोचते हुए राहुल से कहा, सॉरी, बातों बातों में पूछना तो भूल ही गए हम, आपको चोट तो नहीं आई कहीं? अगर आपको चोट लगी है तो हम आपका ट्रीटमेंट करा देते हैं। राहुल, नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी लड़की की नज़र राहुल के हाथ पर लगी खरोंच पर गई, उसमें से हल्का सा खून भी निकल रहा था। लड़की ने चोट देख करके घबरा करके राहुल से कहा, देखिए आपको चोट लगी है और आप कह रहे थे कि कोई चोट नहीं लगी है, आइए हमारे साथ, हम आपका ट्रीटमेंट करा देते हैं। राहुल ने चोट की ओर देखते हुए कहा, हल्की सी खरोंच है मैडम, ठीक हो जाएगी, प्लीज आप परेशान मत होइए। लड़की ने लड़के की ओर देखते हुए कहा, आपको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक लापरवाह इंसान हो सकते हैं, तब फिर आप मना क्यों कर रहे हैं ट्रीटमेंट कराने से? राहुल, अच्छा ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं जा करके ट्रीटमेंट करा लूँगा। लड़की, गलती हमारी थी, इसलिए हम आपका ट्रीटमेंट करा देते हैं। राहुल, मैडम आप परेशान मत होइए, मैं ट्रीटमेंट करा लूँगा, आपने इतना ही कहा वह बहुत है।
लड़की ने राहुल की बात सुन करके उदास हो करके उससे कहा, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और ट्रीटमेंट हमें नहीं कराने दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। गलती हमारी थी, इसलिए हमें कुछ तो भरपाई करने दीजिए प्लीज सर। लड़की की बात सुन करके राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज मैडम आप मुझे सर मत कहिए, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल कह सकती हैं। लड़की ने तब राहुल से कहा, तब फिर आप हमसे मैडम क्यों कह रहे हैं? राहुल, मुझे तो आपका नाम नहीं पता है इसलिए आपको मैडम कहा। लड़की, हमारा नाम नीलम है, आप हमें भी नाम से बुला सकते हैं। राहुल जी, तो नीलम जी चलें डॉक्टर के पास, आप बिना ट्रीटमेंट के तो मुझे जाने नहीं देंगे। राहुल की बात सुन करके नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने राहुल से कहा, जी चलिए, यहीं पास में एक क्लिनिक है वहीं चलते हैं। और कह करके नीलम स्कूटी पर बैठ गई और उसने स्कूटी स्टार्ट कर ली और फिर राहुल से कहा, आप भी बैठिए अब। राहुल जी नहीं, आप मुझे क्लिनिक बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। नीलम ने राहुल की बात सुन करके स्कूटी बंद कर दी और फिर राहुल की ओर देखते हुए कहा, वो तो गलती से हमारा आपसे एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो मैं एक अच्छी ड्राइवर हूँ। राहुल जी, मैंने तो इस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। नीलम, तो फिर बैठिए जल्दी से। राहुल, माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। नीलम, मगर क्यों? राहुल, मेरे पास हेलमेट नहीं है और बिना हेलमेट बाइक पर यात्रा करना कानून के खिलाफ है। नीलम, आपकी सोच बिल्कुल हमारे भैया की तरह है और होनी भी चाहिए। कह करके नीलम गाड़ी से उतर गई और फिर उसने राहुल से कहा, क्लिनिक पास में ही है, चलिए फिर दोनों पैदल ही चलते हैं। राहुल, आप मेरी वजह से तकलीफ क्यों कर रही हैं? आप अपनी गाड़ी से वहां पहुंचिए, मैं वहां आ जाऊंगा, प्रॉमिस। नीलम, नहीं, अगर गलती हमारी थी तो हमें कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। राहुल, नीलम जी जरूर। राहुल, नीलम जी, जरूरी तो नहीं कि गलती के लिए हर बार सजा मिलना ही जरूरी हो। अगर सामने वाला अपने मन से गलती मान रहा है तो कभी कभी इतना ही काफी होता है। नीलम ने मुस्कुरा करके कहा, आप बातें भी हमारे भैया की तरह ही करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपकी एक भी दलील नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप क्लिनिक तक पैदल जाएं और हम अपनी गाड़ी से। राहुल, अच्छा ठीक है, अब आपने हट कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। राहुल की बात सुन करके नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने राहुल से कहा, चलिए फिर चलते हैं। और कह करके नीलम ने गाड़ी के साथ अपने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि तभी राहुल ने उससे कहा, गाड़ी मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूं। नीलम, आपके हाथ में चोट लगी है इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं ले चल रही हूं। नीलम ने आगे कहा, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अब आप गाड़ी ले चलने के लिए जिद नहीं करेंगे। राहुल ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप नीलम के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर में दोनों क्लिनिक पहुंच गए और फिर राहुल ने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया और फिर ट्रीटमेंट कराने के बाद नीलम ने डॉक्टर को पैसे दिए और फिर नीलम और राहुल क्लिनिक से बाहर आ गए। तब राहुल ने नीलम से कहा, थैंक्स नीलम जी। नीलम, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे सॉरी बोलना चाहिए, मेरी वजह से आपको चोट लगी है और आपका समय बर्बाद हुआ है। राहुल, आपको भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे जो हुआ वह अनजाने में हुआ है और उसके बाद भी आपने अपना फर्ज निभाया, आप एक अच्छी लड़की हैं। नीलम, थैंक यू तारीफ करने के लिए। तभी राहुल का फोन रिंग करने लगा। राहुल ने फोन पॉकेट से निकाला और देखा श्याम का फोन आ रहा था। तब राहुल ने नीलम से कहा, एक्सक्यूज मी, और फिर उसने श्याम का फोन कॉल रिसीव कर लिया और वह कुछ कह पाता उससे पहले श्याम ने दूसरी तरफ से कहा, राहुल तुम कहाँ हो? हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। यहाँ आने पर आंटी से पता लगा कि तुम काफी देर से बाहर दवाई लेने गए हो। राहुल, सॉरी सर, मैं कुछ देर में वहां पहुंचता हूँ। श्याम, अच्छा ठीक है, तुम आओ, हम यहाँ तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। और फिर श्याम ने फोन कट कर दिया। जब फोन कट हो गया तब राहुल ने नीलम से कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। नीलम जी। और राहुल वहां से आगे बढ़ गया और एक ऑटो में बैठ गया और फिर वहां से चला गया। नीलम वहीं खड़ी राहुल को जाते हुए देख रही थी। जब राहुल वहां से चला गया तब वह भी अपनी स्कूटी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद राहुल दवाइयां लेकर के हॉस्पिटल पहुंच गया और उसने श्याम के पास जा करके कहा, सॉरी सर, आपको मेरा वेट करना पड़ा। श्याम, कोई बात नहीं राहुल। राहुल,
सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं डॉक्टर से मिलकर के आ सकता हूं? श्याम ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और फिर उससे कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो, जाओ मिलकर के आओ, हम यहीं हैं। राहुल, थैंक यू सर। और फिर राहुल वहां से चला गया। श्याम वहीं खड़ा राहुल के आने का वेट कर रहा था कि तभी टीना अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आ गई। श्याम ने जब सबको वहां देखा तो उसे कुछ हैरानी हुई। श्याम कुछ कह पाता उससे पहले पिंकी ने उससे कहा, तुम्हारे आने के बाद हम सब ने भी डिसाइड किया कि हमें भी राहुल से मिलने चलना चाहिए और इसलिए हम सब भी कॉलेज से सीधे यहाँ आ गए। पिंकी की बात सुन करके श्याम ने कहा, अच्छा किया, आप सबको यहाँ देख करके राहुल को भी अच्छा लगेगा। टीना की नज़र बार बार श्याम पर जा करके रुक जाती थी, लेकिन श्याम ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके लिए टीना वहां थी ही नहीं। उसने एक नज़र भर करके भी टीना की ओर नहीं देखा था। जब भी श्याम टीना को यूं इग्नोर करता था टीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास श्याम की बेरुखी सहने के सिवाय अभी और कोई विकल्प भी नहीं था। गलती उसकी ही थी तो पनिशमेंट भी तो उसी को ही मिलनी थी, इसलिए वह चुपचाप श्याम की बेरुखी को भी सह लेती थी। पिंकी ने श्याम से आगे कहा, तुम्हें पता है श्याम, हम सबको यहाँ आने का आइडिया टीना ने दिया था। पिंकी की बात सुनने के बाद टीना श्याम की ओर इस उम्मीद से देख रही थी कि शायद श्याम गलती से ही उसकी ओर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखना तो दूर, टीना का नाम उसके सामने आते ही उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया और पिंकी से कहा, राहुल डॉक्टर से मिलने गए हैं, अभी आते ही होंगे। आप सबको यहाँ देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। श्याम के कहे शब्दों ने टीना को एक बार फिर से आहत किया था। सुन करके उसका चेहरा मुरझा गया था और उसने मन में खुद से कहा, इस तरह मुझे बार बार क्यों सजा दे रहा है? मैंने तुझे एक थप्पड़ मारा था, तू मुझे 4 मार ले, जी भर करके मुझे थप्पड़ मार ले, मगर इस तरह से बार बार हर्ट मत कर। तेरी ये बेरुखी अब मुझे बहुत हर्ट करने लगी है। श्याम मत कर ऐसा, बहुत तकलीफ होती है मुझे। टीना श्याम की बेरुखी को देख करके खुद से मन में कह करके ही अपना दुख व्यक्त कर रही थी और दुखी हो रही थी। आज सबके बीच होते हुए भी वह खुद को तन्हा ही महसूस कर रही थी। आखिर उसके मन की व्यथा समझने वाला था ही कौन वहां, जिससे अपना दुख बांट करके अपना दुख कुछ कम कर सकते। और इसी दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे, लेकिन वह उन आंसुओं को भी किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए सबसे नजर बचा करके उसने अपने आंखों के किनारे को पोंछ लिया और सबके बीच फिर सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी। पंकज ने तभी श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम अब राहुल के पापा की तबीयत कैसी है? तुम्हारी तो राहुल से बात हुई होगी। श्याम अब राहुल के पापा खतरे से बाहर हैं, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। तभी श्याम को राहुल आता हुआ दिखाई दिया और तब श्याम ने सबसे कहा, राहुल भी आ गए हैं, अब आप उनसे भी मिल सकते हैं। श्याम के कहते ही सब राहुल की ओर देखने लगे। राहुल जब सबके पास आ गया तब टीना ने उससे कहा, राहुल अंकल कैसे हैं? अब राहुल अब खतरे से बाहर हैं और डॉक्टर ने कहा है कि वह जल्द ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तब पिंकी ने राहुल से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। और फिर टीना ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना राहुल। और फिर रोनी ने भी राहुल से कहा, अगर कोई काम हो तो राहुल बेझिझक कह देना, संकोच मत करना। रिया ने भी राहुल से कहा, हम सब ही तुम्हारे साथ हैं राहुल। तब टीना ने राहुल की ओर देखते हुए उससे कहा, इस दुख की घड़ी में खुद को अकेला मत समझना राहुल। तब पंकज ने कुछ सोच करके राहुल से कहा, पुरानी बातों को याद मत रखना, तब हम सब गलत रास्ते पर थे और इसलिए तेरे साथ भी रैंकिंग की थी, लेकिन अब श्याम ने हम सबको बदल दिया है और हम सब अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। टीना ने राहुल की ओर देखते हुए श्याम को सुना करके कहा, राहुल। टीना ने अभी अपनी बात राहुल से कहनी शुरू ही की थी, लेकिन उसी समय श्याम के फोन पर उसकी मां का कॉल आ गया था और उसने तब फोन देख करके सबसे कहा, एक्सक्यूज मी गाइस, आप तब तक राहुल से बात कीजिए, घर से माँ का फोन है, हम माँ से बात करके आते हैं। और फिर श्याम वहां से कुछ दूर चला गया। लेकिन टीना को श्याम का जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि श्याम उसी की वजह से वहां से बहाना बना करके चला गया है और टीना को ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। आखिर श्याम उसे बार बार इग्नोर जो कर रहा था, और दूसरी वजह यह भी थी
कि श्याम का फोन हॉस्पिटल में होने की वजह से उस समय वाइब्रेशन पर था और टीना ने रिंग की आवाज नहीं सुनी थी और इसलिए उसे इस बार भी यही लग रहा था कि श्याम उसकी वजह से वहां से चला गया है। भले श्याम इस बार टीना को जान करके इग्नोर करके नहीं गया था, लेकिन यह भी सच था कि उसे टीना का उसके सामने होना अच्छा नहीं लग रहा था। फोन का तो उसे बहाना मिल गया था। टीना ने श्याम को वहां से जाते देखा और फिर उदास मन से उसकी ओर से अपनी नजर हटा ली और अपनी बात को जारी रखते हुए राहुल से आगे कहा, पहले सही और गलत में अंतर नहीं मालूम था मुझे, बस खुद के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थे। कहते हुए टीना की आंखों के सामने उसका वह अतीत आ गया जब वह श्याम के साथ गलत व्यवहार करती थी। अपने अतीत से निकल करके उसने राहुल से आगे कहा, तू मेरा जूनियर था और मैं तेरी सीनियर, इसका मुझे घमंड था क्योंकि मैं सीनियर और जूनियर के मायने ही नहीं जानती थी। सीनियर का मतलब होता है अपने जूनियर का मार्गदर्शन कर उसे उचित राह दिखाना, ना कि उनकी रैंकिंग करना। लेकिन मैं इतनी गलत थी, मैं उन्हें सही रास्ता दिखाने की जगह उन्हें परेशान करती थी और मैं इतनी बुरी थी कि उन्हें परेशान करने पर मुझे खुशी मिलती थी। और दुख इस बात का भी था कि मैंने अपने उस गलत काम में अपने साथियों को भी शामिल कर लिया था। आज सोच करके भी उस बात को बुरा लगता है और खुद से घृणा होती है। और फिर टीना ने भावुक होकर के राहुल से आगे कहा, राहुल वो गलती माफी के काबिल तो नहीं है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और कहते हुए टीना ने राहुल के सामने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखें भर आई थी। राहुल ने जब टीना का हाथ जोड़े देखा तो उससे नम्रता पूर्वक कहा, प्लीज मैडम आप हाथ मत जोड़िए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर पिंकी ने टीना से कहा, टीना मैं जानती हूँ तू बिल्कुल बदल गई है, तब की टीना में और आज की टीना में बहुत फर्क है, यह देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसी अच्छाई की वजह से तूने हमारे किए जुर्म भी अपने सिर ले लिए। लेकिन यह गलत है टीना, पिछली गलतियां सिर्फ तेरे अकेले की नहीं थी, हम सब भी उनमें बराबरी के हिस्सेदार थे, इसलिए खुद को दोष मत दे। तब रिया ने भी पिंकी का साथ देते हुए कहा, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है टीना, हम सब भी दोषी थे, तेरे अकेले का दोष नहीं था, इसलिए प्लीज खुद को दोष मत दे यार। तब रोनी ने भी पिंकी और रिया के साथ सहमति जताते हुए कहा, मैं भी पिंकी और रिया के साथ सहमत हूं, इसलिए प्लीज टीना खुद को दोषी मत मान। और फिर पंकज ने भी अपनी सहमति पिंकी, रिया और टोनी के साथ व्यक्त कर दी। श्याम अभी भी दूर खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। टीना ने उसकी ओर देखा और फिर वापस वहां से नजर हटा ली और फिर सबसे कहा, मैं तुम सबका दोषी कैसे मान सकती हूँ, क्योंकि दोषी मैं हूँ, आखिर में तुम्हारी फ्रेंड थी, मेरा फर्ज बनता था तुम सबको सही रास्ता दिखाना, लेकिन मैंने क्या किया, खुद भी गलत रास्ते पर चलती रही और अपने दोस्तों को भी राह भटका दी मैंने, इसलिए सिर्फ दोषी मैं हूँ, मैं ही तुम सबकी गुनहगार हूँ। टीना ने श्याम की ओर देखते हुए आगे भावुक होकर के कहा, मैं बहुत बुरी हूँ, तभी तो अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं जान सकी। टीना की बात सुन करके पिंकी ने उससे कहा, खुद को दोष मत दे, हम सब भी तेरे साथ थे, इसलिए हमारा भी उतना ही दोष है जितना कि तेरा, अकेली तेरी गलती नहीं है। तब रोनी ने भी टीना की ओर देखते हुए उससे कहा, पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर रोनी ने आगे टीना से कहा, तुझसे भी ज्यादा दोषी मैं हूँ टीना, अपने गलत कामों में मैं ही तुझे शामिल करता था, इसलिए तेरे अकेले की गलती नहीं है। टीना, नहीं रोनी, मैं कोई नासमझ नहीं थी, मुझे तो सही गलत में अंतर समझना चाहिए था, जब मैं ही सही नहीं थी तो किसी और की क्या गलती थी। पिंकी ने टीना को समझाते हुए कहा, और कितना खुद को हर्ट करेगी यार, बस कर टीना, तुझे अपनी गलती पर पछतावा है और यही अच्छे लोगों की निशानी होती है। पुरानी बातों को सोच करके और खुद को दुख मत दे टीना। और फिर हम सब अभी यहाँ राहुल के पास आए हैं, इसलिए प्लीज यार खुद को संभाल ले। तब रिया ने भी पिंकी का साथ देते हुए टीना से कहा, पिंकी ठीक कह रही है यार। टीना ने तब खुद को संभाला और फिर टीना ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, राहुल मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, और मैं अब अपने दोस्तों की तरफ से भी तुमसे माफी मांगती हूँ,
उन्हें भी माफ कर दो प्लीज। टीना की बात सुन करके पिंकी, रिया, पंकज और रोनी ने भी राहुल से माफी मांगी और तब राहुल ने सबसे कहा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तब टीना ने राहुल से कहा राहुल, अब हम सब भी श्याम की तरह तेरे दोस्त बनना चाहते हैं, क्या हमें अपना दोस्त बनाएगा? राहुल ने भावुक होकर के कहा यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे दोस्त मुझे मिल रहे हैं। टीना ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा सच में बहुत अच्छा है तू, बिल्कुल श्याम की तरह। राहुल, थैंक यू मैडम, लेकिन मैं श्याम सर जैसा नहीं हूँ अभी, लेकिन चाहता हूँ कि उनकी तरह बन जाऊं। टीना, श्याम से ही मैंने सीखा है कि जब हमारे दोस्त अच्छे होते हैं, हमारे आसपास के लोग अच्छे होते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं, इसलिए तुम भी श्याम के साथ रहते रहते जरूर उसकी तरह बन जाओगे। राहुल, पता नहीं मैडम उनकी तरह बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे भाई के बाद वो मेरे आदर्श हैं। पिंकी ने सुन करके कहा तुम्हारे भैया? श्याम को तो हम जानते हैं, लेकिन जब तुम अपने भैया के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हो तो क्या उनसे मिलवाओगे नहीं हमें? पिंकी ने अनजाने में ही यह सवाल पूछ लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका अविनाश ही राहुल का भाई है। तब रिया ने भी पिंकी का साथ देते हुए कहा एक और अच्छे व्यक्ति से हम सबका परिचय हो जाएगा, फिर जल्दी मिलवाओ राहुल अपने भैया से। तब टीना ने राहुल से कहा वैसे हैं कहाँ तेरे भैया? सबके सवाल सुन करके राहुल उदास हो गया, क्योंकि उसे भी कहाँ पता था कि उसका भाई अभी कहाँ है, तो सबसे कैसे मिलवाता। राहुल का उदास चेहरा देख करके टीना ने उससे कहा क्या हुआ राहुल, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तब पिंकी ने राहुल से कहा क्या हमने कुछ गलत कहा? राहुल ने तब भरे हुए गले से कहा आप सब ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन मैं अभी अपने भैया से आप सबको नहीं मिलवा सकता। टीना, उदास मत हो राहुल, अगर तू नहीं मिलवाना चाहता है तो कोई बात नहीं, कोई तेरे भाई से मिलने के लिए नहीं कहेगा। राहुल प्लीज आप कोई बुरा मत मानिएगा, शायद कभी मैं अपने भैया से आपको मिलवा पाऊं, लेकिन आज नहीं मिलवा पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। टीना, कोई बात नहीं राहुल, तू परेशान मत हो। और फिर कुछ देर बाद सब लोग बातें करते रहे और फिर पंकज ने कहा अच्छा राहुल, मैं अभी चलता हूँ, कुछ काम है मुझे, बाद में फिर मिलने आऊँगा। और फिर रिया, पिंकी और रोनी ने भी राहुल से जाने को कहा। टीना भी अब कुछ कहना चाह रही थी, तभी श्याम भी वहाँ आ गया और उसने कहा सॉरी गाइज, मेरा कॉल थोड़ा लंबा हो गया। टीना ने श्याम की ओर देखा और खुद से मन में कहा कॉल लंबा हो गया या जान करके तू मेरे सामने आने से बच रहा था? जब हम सब जाने लगे हैं तो तू आ गया, इतनी नाराजगी है मुझसे, वैसे तुझे नाराज होने का हक भी है। टीना अभी मन में सोच रही थी कि तभी रिया ने उससे कहा टीना तू बाद में आएगी तो फिर हम निकलते हैं। रिया की बात सुन करके टीना ख्यालों से बाहर आई और उसने फिर राहुल से कहा अच्छा राहुल, अब मैं भी चलती हूँ, फिर आऊंगी। राहुल ओके मैडम। तभी पिंकी ने श्याम से कहा श्याम तुम चल रहे हो या रुकोगे यहाँ? सुनते ही टीना श्याम की ओर उसका जवाब सुनने के लिए देखने लगी। श्याम ने तब पिंकी से कहा हम अभी कुछ देर और राहुल के पास रुकेंगे। पिंकी अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय। श्याम का जवाब सुनने के बाद अब टीना का मन कर रहा था कि वह भी कुछ देर और रुके, लेकिन वह जाने के लिए बोल चुकी थी, इसलिए उसे बगैर मन के भी वहां से सबके साथ जाना पड़ा। रूबी स्कूल से नेहा के घर ही गई थी। उसने नेहा के घर की बालकनी से सड़क की तरफ देखते हुए कहा यार और कितना टाइम लगेगा मीना दीदी को आने में? नेहा, शायद कुछ देर और। नेहा ने कुछ सोचते हुए रूबी से आगे कहा तुझे सच में लगता है कि तेरा ये प्लान काम करेगा? रूबी ने एटीट्यूड भरी मुस्कान के साथ कहा रूबी अपनी हर चाल सोच समझ करके ही चलती है, तू टेंशन मत कर, तू मीना दीदी को घर पहुंचने दे, फिर देख मैं क्या करती हूँ। आज मीना के घर जाने के समय से भी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन वह अभी भी टीना के घर पर ही थी और टीना के आने की राह देख रही थी। मीना ने घड़ी की ओर देखा और फिर रूपा से कहा रोजाना तो मुझे खुद ही टीना के यहाँ आने से पहले ही यहाँ से निकलने की रहती थी और डरती भी थी कहीं वो जल्दी ना आ जाए, और आज जब मैं उसके आने का इंतजार कर रही हूँ तो वो अब तक घर नहीं आई है। रूपा
आती ही होगी, और अगर तुम्हें घर जाना है तो चली जाओ, कल सुबह आकर के मिल लेना उनसे। मीना, बहुत दिनों बाद अपनी सहेली से मिली हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आज उससे मिल करके ही जाऊं। और फिर मीना ने उदास हो करके आगे कहा, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा टीना को आने में। टीना और रोनी टीना के घर के बाहर पहुंच चुके थे। टीना ने तब रोनी से कहा, अंदर चलो रोनी, कुछ खा पी करके जाना। तभी रोनी को मीना की याद आ गई और उसने सोचा कि अगर वह टीना के साथ जाएगा तो मीना को अच्छा नहीं लगेगा। यही सोच करके उसने टीना से कहा, थैंक्स, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं चलता हूँ। टीना, कोई बात नहीं। और फिर टीना वहां से चली गई और रोनी ने टीना के घर से अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और वह भी वहां से चला गया। टीना जैसे ही घर के अंदर पहुंची, मीना मुस्कुराती हुई उसके पास आ गई और उसका मन किया कि वह टीना के गले से लग जाए, लेकिन कुछ सोच करके रुक गई। और फिर उसने टीना से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन टीना ने जैसे ही उसके मन की बात भांप ली थी, इसलिए उसने मीना से कहा, मुझसे गले नहीं मिलेगी। मीना अभी भी खड़ी संकोच कर ही रही थी कि तभी टीना खुद उसके गले से जा लगी। रूपा भी यह दूर से देख करके मुस्कुरा रही थी और मीना की आंखें खुशी से भर आई थी। अभी दोनों सहेली एक दूसरे के गले मिल ही रही थी, तभी वहां रीता आ गई और उसने यह दृश्य देख लिया और चिल्लाते हुए कहा, टीना, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम किसके गले मिल रही हो। मीना ने जब रीता की आवाज सुनी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह रीता की आवाज सुन करके घबरा गई और टीना भी अपनी माँ की आवाज सुन करके सोच में पड़ गई थी। टीना और मीना दोनों ही रीता की आवाज सुन करके एक दूसरे से अलग हो गई थी। टीना ने तब अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मम्मा, जाने दो, आप तो जानती ही हो कि इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, और आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी को इन लोगों को हैंडल करना आ गया है। और कह करके टीना मुस्कुराती हुई अपनी माँ के गले से जा लगी, लेकिन उसकी कही यह बात मीना और रूपा को बहुत बुरी लगी। तभी टीना ने अपनी माँ के गले लगे हुए ही अपनी माँ को दूसरी ओर घुमाया और अब उसका खुद का चेहरा मीना और रूपा की ओर था। और उसने जब मीना और रूपा की ओर देखा, जब टीना ने दोनों का ही उतरा हुआ चेहरा पाया, तब टीना ने मीना से हाथ जोड़ करके इशारे से उससे माफी मांगी और आंख से इशारा किया कि वह सब नाटक कर रही है। यह देख करके मीना और रूपा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। जब मीना और रूपा फिर से मुस्कुराने लगी, तब टीना अपनी माँ से अलग हो गई और उसने फिर से नाटक करते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मा, अब आपको इन लोगों के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम देखिए, इन्हें मैं ही हैंडल करूंगी। रीता, तुम्हें क्या जरूरत है इन लोगों के मुंह लगने की, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। टीना ने अपनी माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब कुछ दिनों में मेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, उसके बाद मुझे अपने पापा की ऑफिस संभालनी है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना तो अब शुरू करनी चाहिए। रीता, तुम सच में तैयार हो इसके लिए। टीना, तभी तो आपसे कहा मम्मा। रीता ने टीना के गाल को छू करके, अगर तुम चाहती हो तो अच्छी बात है। रीता ने आगे टीना से कहा, लेकिन बेटा, इन लोगों से सख्ती से काम लेना, अगर इन लोगों के साथ ढिलाई बरती जाए तो ये मालिक और नौकर का फर्क भूल जाते हैं। टीना, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर टीना ने बनावटी एटीट्यूड के साथ मीना से कहा, मीना, मेरे लिए एक ग्लास में पानी लेकर के मेरे रूम में आओ। और फिर टीना ने रूपा से कहा, और आंटी, आप मेरे लिए एक ग्लास जूस लेकर के आना। टीना की बात सुनकर के मीना और रूपा दोनों किचन की ओर चली गई और फिर रीता ने मुस्कुरा करके टीना से कहा, गुड। टीना, मैं अब अपने रूम में चलती हूँ मम्मा, चेंज करना है मुझे। टीना कह करके वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। टीना ने अपना बैग एक जगह रख दिया और बेड पर बैठ करके मीना के आने का वेट करने लगी। तभी मीना वहां आ गई और उसने बिना कुछ कहे टीना की ओर पानी का ग्लास बढ़ा दिया। टीना ने पानी का ग्लास उठाया और मीना से थैंक्स कहा और फिर मीना की ओर देखते हुए पानी पीने लगी। मीना का चेहरा देख करके टीना समझ गई थी कि मीना उससे नाराज है, इसलिए उसने पानी पी करके खाली ग्लास पास रखी टेबल पर रखा और अपनी जगह से खड़ी होकर के टीना के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मीना, क्या मैं इस नाराजगी की वजह जान सकती हूँ?
मीना ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं भला क्या वजह बता सकती हूँ, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ और आप मालकिन हैं। टीना ने मुस्कुरा करके कहा, तो इस बात के लिए नाराजगी है? तू भी ना बहुत भोली है यार, मैंने तुझे इशारा करके समझाया था ना, वो सब जो मैंने मम्मा के सामने कहा था वो सब बस एक नाटक था यार। टीना ने मीना के गले से हाथ हटा लिए और उससे आगे कहा, यार तू तो खुद ही मम्मा का नेचर जानती है, अभी कुछ कहती तो शायद वो लौट करके मुझे ही सुनाने लगती, लेकिन तू परेशान मत हो, मैं अपनी मम्मा को भी जल्द ही बदल दूंगी, फिर वह तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। प्लीज ट्रस्ट मी मीना। मीना मुझे अब तुम पर भरोसा है। टीना चल फिर हंस करके दिखा। और तब मीना मुस्कुराने लगी और फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई। तभी रूपा जूस का ग्लास लेकर के वहां आ गई और दोनों को गले मिलते देख करके उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रूपा को देख करके टीना मीना से अलग हो गई और फिर उसने रूपा से कहा, मैंने जान करके आप दोनों को यहाँ बुलाया था ताकि आप दोनों को ठीक से बता सकूं कि जो मैंने नीचे किया था वो सब एक नाटक था और कुछ नहीं। और एक बात, ये नाटक आगे भी करना पड़ सकता है, इसलिए प्लीज बुरा मत मानना। टीना की बात सुनकर के मीना और रूपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर तब मीना ने टीना से कहा, अच्छा टीना अब मैं चलती हूँ। टीना अभी अभी मैं आई हूँ और तू जा रही है। मीना मेरे जाने का टाइम तो पहले ही हो चुका था, मैं तुम्हारे ही आने का वेट कर रही थी, मम्मी वेट कर रही होंगी इसलिए अब मुझे जाना होगा। टीना सॉरी, मेरी वजह से तुझे वेट करना पड़ा। और कह करके टीना मीना के गले से लग गई और उसने मीना से आगे कहा, कोई बात नहीं, तू जा, कल फिर मिलते हैं। श्याम और राहुल दोनों हॉस्पिटल की बेंच पर बैठे हुए थे। राहुल ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वजह से ही मेरे सीनियर्स में भी बदलाव आ गया है। सर आपकी वजह से ही मेरे पापा को नई जिंदगी मिली है, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। और कहते हुए राहुल की आंखें छलक आई। श्याम ने अपना हाथ राहुल के कंधे पर रखा और फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, राहुल हम भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण इंसान हैं और हमने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें हमारा ऋणी होना पड़े। राहुल यही तो आपकी अच्छाई है सर, जो आपने ऐसा कहा, लेकिन सर यह सच है कि आज आपकी वजह से ही मेरे पापा सही सलामत हैं। थैंक यू सो मच सर। राहुल की आंखों में अभी भी आंसू थे। श्याम ने राहुल की आंखों के आंसू देखे तो उससे कहा, राहुल ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, जो एक दोस्त का फर्ज था वही तो हमने निभाया है। राहुल आपने तो उससे भी ऊपर किया है सर, तब तो आप मेरे दोस्त भी नहीं थे, मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे, उसके बाद भी आपने मेरी बहुत हेल्प की सर। श्याम अब अगर तुमने ये जताना बंद नहीं किया तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। राहुल ने अपनी आंखों के कोरों को पोंछ लिया और फिर मुस्कुरा करके श्याम से कहा, आपको देख करके लगता नहीं है सर कि आप किसी पर नाराज भी हो सकते हैं। तब श्याम ने भी मुस्कुरा करके कहा, जब तुम प्यार से मान ही नहीं रहे थे तो नाराज तो होना ही पड़ेगा ना। सुनकर के राहुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और फिर श्याम ने राहुल से कहा, अच्छा राहुल अब हम चलते हैं और कुछ देर बाद तुम्हारे लिए और आंटी के लिए खाना लेकर के आते हैं। राहुल आप परेशान मत होइए सर, मेरी बुआ आ गई हैं, वो बना देंगी खाना। श्याम अच्छी बात है। श्याम ने आगे राहुल से कहा, अगर हमारे लिए अभी या बाद में काम हो तो बताओ राहुल। राहुल अभी तो नहीं है, अगर जरूरत होगी तो आपको याद करूंगा सर। श्याम अच्छा तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। राहुल जी सर। और फिर श्याम वहां से चला गया। टोनी टीना के घर से जाने के लिए अपने घर नहीं गया था, बल्कि जहां वो मीना को पहले मिलता था वहीं खड़ा यह सोच करके मीना के आने का इंतजार कर रहा था कि शायद मीना उसकी पुरानी गलतियों को माफ कर देगी और उसके सच्चे प्यार को अपना लेगी। मीना जब टीना के घर से कुछ दूर ही निकली थी कि तभी उसे रोनी का ख्याल आ गया और उसके कदम सहसा ही रुक गए और उसने तब मन में खुद से कहा, अगर आज रोनी ने मुझसे रास्ते में बात करने की या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो आज मैं उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। और सोच करके उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए।
मीना कुछ देर चलने के बाद उसी जगह पहुंच गई थी जहां उसे रोनी मिलता था, और जब उसने आज भी उस जगह देखा तो रोनी आज भी वहीं था। मीना ने जैसे ही रोनी को देखा उसे बहुत गुस्सा आ गया था उस पर, और उसने तब गुस्से से अपना रास्ता बदल लिया और खुद से मन में कहा, अगर आज इस रोनी ने मेरा पीछा किया तो मैं आज पुलिस कंप्लेन करके ही रहूंगी। और सोचती हुई मीना वहां से आगे बढ़ गई, लेकिन आज रोनी ने उसका खुद ही पीछा नहीं किया, क्योंकि अब वह मीना को तंग नहीं करना चाहता था, बल्कि मीना को यह दिखाना चाहता था कि वह बदल गया है। और इसलिए जब मीना वहां से रास्ता बदल करके चली गई तब रोनी भी वहां से उदास मन के साथ लौट आया था। मीना वहां से कुछ कदम चली और फिर रुक गई, और फिर अपनी तसल्ली के लिए उसने पीछे पलट करके देखा, लेकिन आज रोनी उसके पीछे नहीं आया था। जब रोनी को मीना ने पीछे नहीं देखा तो उसने मन में कुछ सोचा और फिर वह वहां से चली गई। टीना अपने रूम में लेटी हुई थी और आज उसके और श्याम के साथ की कुछ घटनाओं को याद कर रही थी, और श्याम की बेरुखी को याद करके वह उदास हो गई थी। तभी उसने कुछ सोच करके अपना फोन उठा लिया और उसमें किसी का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद जब सामने से उसका फोन उठ गया तब टीना ने कहा, आज तेरी बहुत याद आ रही है सैफाली, तू कब यहाँ आ रही है? सैफाली ने उदास हो करके कहा, पता नहीं टीना। टीना ने घबरा करके कहा, क्या हुआ तुझे, इतना उदास क्यों है? सैफाली ने रो करके कहा, मैं उससे नहीं मिल पाई टीना। टीना क्या हुआ, तू उससे मिलने गई तो थी? सैफाली ने रोते हुए कहा, वो वहां था ही नहीं टीना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। पहले टीना को प्यार से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन आज अपने प्यार के लिए सैफाली का रोना सुन करके टीना भी भावुक हो गई थी, और इसलिए उसने सैफाली को समझाते हुए कहा, मत रो सैफाली, तूने ही तो कहा था कि प्यार दिल से किया गया हो तो एक दिन मिल जाता है, तो फिर अपने प्यार पर विश्वास रख। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो वो तुझे जरूर मिल जाएगा। सैफाली ने रो करके कहा, ये बातें कहने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ तो कैसे खुद को समझाऊं, जबकि उसका तो पता ही नहीं मालूम मुझे। अब तो इस बात का डर लगा रहता है कि मैं उससे मिल पाऊंगी भी या नहीं। टीना, यकीन नहीं होता तू यह बोल रही है। पहले जब मैं प्यार के बारे में तुझसे कुछ गलत कहती थी तो तू मुझे समझाती थी, और आज तू ही प्यार के लिए गलत बोल रही है। सैफाली, यह जान लिया मैंने कि इस दुनिया में और फिल्मी दुनिया में बहुत अंतर होता है। फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते हैं और फिल्मों को देख करके हमें भी लगता है कि हम भी किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं हैं, लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। टीना, तेरी सोच प्यार के लिए बिल्कुल सही थी टीना। प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है, और उसे आज मैं महसूस कर रही हूँ। टीना, मैं मानती हूं कि पहले मेरी सोच गलत थी, लेकिन सैफाली मैं ही गलत थी। प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है, और तू भी भरोसा रख। मेरा दिल कहता है कि तेरा प्यार तुझे जरूर मिल जाएगा। कभी तू कहती थी, लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूं कि तेरा प्यार अगर सच्चा होगा तो वो तुझे जरूर मिल जाएगा। विश्वास रख अपने प्यार पर। सैफाली ने हैरानी से कहा, ये तू कह रही है? यकीन नहीं होता मुझे। जो टीना प्यार के नाम से ही चिढ़ जाया करती थी, आज वो प्यार पर लेक्चर दे रही है, मुझे प्यार के मायने बता रही है। सैफाली की बात सुनकर के टीना चुप हो गई, क्योंकि वह खुद भी हैरान थी। उसने सैफाली से ये सब कैसे कहा और कहां से आई उसके दिमाग में ये सब बातें? टीना की ओर से कोई जवाब ना पा करके सैफाली ने उससे कहा, क्या हुआ टीना, चुप क्यों हो गई? क्या मतलब समझूं मैं तेरी खामोशी का? टीना ने किसी डर से जल्दी से कहा, कुछ मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। सैफाली ने टीना से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तेरे दिल के दरवाजे पर भी किसी ने दस्तक दे दी है। सुनकर के टीना दंग रह गई, क्योंकि उसे अभी इसी बात का भय था कि सैफाली शायद उससे यही कहने वाली है, और सैफाली ने वही प्रश्न उसके सामने भी रख दिया था। और तभी टीना ने बनावटी गुस्से से सैफाली से कहा, मेरे पास प्यार के लिए टाइम कहाँ है, मैं तो बस तुझे समझा रही थी। सैफाली, अच्छा तो तू मुझे समझा रही थी?
टीना तो और नहीं तो क्या, अगर मेरी बहन दुखी है तो मेरे फर्ज हैं उसे समझाने का, उसे समझा करके उसका दुख कम करने का। सैफाली ने उदास हो करके कहा, मेरा दुख तो कम नहीं होने वाला टीना। और फिर टीना ने सामान्य लहजे में सैफाली से कहा, तू आज मुझे बदली हुई सी क्यों लग रही है? आज तुझसे बात करके मुझे लग रहा है कि मैं किसी और टीना से बात कर रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो तुझमें बदलाव का अनुभव कर मुझे अच्छा लग रहा है। टीना ने उदास होकर के कहा, और मुझे तेरे लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तेरे साथ साथ आज मैं भी जीजू को ढूंढने में मदद करूंगी। सैफाली, अभी उसका अता पता तो कुछ नहीं है और तूने जीजू भी बना लिया। टीना, अगर अभी नहीं है तो हम जल्द ही मिल करके उसका पता लगा लेंगे। टीना ने आगे कुछ सोच करके सैफाली से कहा, तेरे पास अगर जीजू की कोई तस्वीर है तो तू मुझे सेंड कर, मैं भी अब तेरी मदद करूंगी और मेरा दिल कहता है कि जीजू अब जल्द ही मिल जाएंगे। सैफाली, थैंक्स टीना। टीना, तू तो अब मुझे थैंक्स बोलेगी। चल ये सब छोड़ और मुझे अपने उनकी फोटो भेज। सैफाली, अच्छा ठीक है, भेजती हूँ, लाइन पर ही रहना। टीना, ओके। और तभी टीना के फोन पर एक मैसेज आ गया। टीना मैसेज खोलने ही लगी थी कि तभी सैफाली ने कहा, उसके अकेले का फोटो तो मेरे पास नहीं है, जो फोटो मैंने तुझे सेंड किया है उसमें 3 लोग हैं, मैं ओ और हमारा एक दोस्त। अब तू फोटो देख और मैं फोन रखती हूँ। टीना ने तब जल्दी से सैफाली से कहा, लेकिन मुझे पता कैसे? टीना अपनी बात पूरी कह पाती तब तक सैफाली ने फोन कट कर दिया। टीना ने तब खुद से कहा, अजीब लड़की है, ये भी नहीं बताया कि उस फोटो में उसका बॉयफ्रेंड कौन सा है। खैर, पहले फोटो देखती हूँ, फिर उससे फ़ोन करके पूछूंगी। और सोच करके टीना ने सैफाली का सेंड किया हुआ मैसेज ओपन किया, लेकिन टीना ने जैसे ही फोटो देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि फोटो सैफाली के साथ जो 2 लड़के थे उनमें से एक श्याम था। श्याम को फोटो में देख करके टीना के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफाली जिसे पसंद करती है वो कोई और नहीं बल्कि श्याम होगा। इस बात ने आज टीना को बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अगर उसे यही बात कुछ दिन पहले पता लगी होती तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उसे फर्क पड़ रहा था और ये बात उसे दुखी भी कर रही थी। टीना को आज सैफाली से ईर्ष्या हो रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यह जानने के बाद कि श्याम वही है जिसे सैफाली पसंद करती है। और तभी श्याम का फोटो देखते हुए टीना ने खुद से मन में कहा, ये क्या हुआ है मुझे? क्यों मुझे बुरा लग रहा है यह जान करके कि श्याम ही है वो जिसे सैफाली ढूंढ रही थी? क्यों मुझे आज सैफाली से ईर्ष्या हो रही है? अगर श्याम सैफाली का प्यार है तो इसे मैं क्यों स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ? क्यों मेरा मन श्याम के बारे में सैफाली को बताने से रोक रहा है? कहीं मुझे श्याम से कहते कहते टीना रुक गई और फिर उसने खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? मैं उससे प्यार क्यों करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरे मन का वहम है। तभी उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती है, अगर तेरे मन का वहम है तो बता क्यों नहीं देती है सैफाली को? उसे बता दे कि उसका श्याम यहाँ है। बोल दे उससे कि वो अपने श्याम से आकर के मिल ले। बोल दे उसे, लगा उसे फ़ोन और बता दे उसे। तेरे हाथ अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्यों नहीं कर रही है तू उसे फ़ोन, जबकि तू खुद भी जान गई है कि श्याम ही सैफाली का प्यार है? तू उसे कैसे बता पाएगी टीना? क्योंकि सच तो ये है कि तू भी श्याम से प्यार करने लगी है। टीना ने गुस्से से कहा, मैं उससे प्यार क्यों करूंगी? वो अलग है और मेरा नेचर अलग है। मैं उससे प्यार नहीं करती मैं उससे प्यार। अंतरात्मा की आवाज़ टीना को फिर सुनाई देती है, अगर नहीं करती प्यार तो फिर लगा जल्दी से सैफाली को फ़ोन और उसे बता दे श्याम के बारे में, ताकि उसे उसका प्यार मिल जाए। टीना ने फिर से गुस्से में कहा, हाँ बता दूंगी, क्योंकि मुझे श्याम से प्यार नहीं है, नहीं करती हूँ मैं उससे प्यार। और कह करके टीना ने अपने फ़ोन में जल्दी से सैफाली का नंबर निकाल लिया, लेकिन डायल करते करते उसके हाथ रुक गए और फिर उसने सैफाली का नंबर डायल नहीं किया। लेकिन कुछ सोच करके उसने पिंकी का नंबर निकाल करके उसे फ़ोन मिला दिया। कुछ रिंग जाने के बाद पिंकी ने फ़ोन उठा लिया और टीना से कहा, बोलो टीना। टीना, मुझे यार तुझसे ज़रूरी बात करनी है। पिंकी, हाँ बोलना, क्या बात करनी है तुझे? टीना,
जब तुझे अभी से प्यार हुआ था तब तुझे कैसे पता लगा था? मेरा मतलब है तुझे अपने प्यार का एहसास कैसे हुआ था? पिंकी ने हैरानी से पूछा। मगर आज इतने दिनों बाद तू ये क्यों पूछ रही है मुझसे? टीना, मेरा मन हुआ तेरी लव स्टोरी जानने का, इसलिए पूछ लिया। पिंकी, मगर तुझे तो प्यार के नाम से भी नफरत थी, तुझे तो प्यार करने वाले लोग ही गलत लगते थे, फिर आज अचानक मेरी लव स्टोरी के बारे में तुझे जानने की क्या जरूरत पड़ गई टीना? टीना, मतलब तेरा बताने का मन नहीं है? ठीक है, फिर मत बता। पिंकी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी, बस मैं तो तुझसे पूछने की वजह जानना चाहती थी। टीना, अगर मैं वजह नहीं बताऊंगी तो तू मुझे नहीं बताएगी। पिंकी, तब भी बताऊंगी, लेकिन बस ये जानना चाहती हूं कि तू ये पूछ क्यों रही है। तभी पिंकी ने कुछ सोच करके मुस्कुराते हुए कहा, कहीं तुझे भी तो किसी से। पिंकी अपनी बात पूरी कह पाती, टीना ने बीच में बोलते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पिंकी मैडम, मुझे किसी से प्यार नहीं है। मैं आजाद ही रही हूं और आजाद ही रहना चाहती हूं, इसलिए मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। टीना ने जोश में आकर के बोल तो दिया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि कहीं वो जिस प्यार को झुठलाने की कोशिश कर रही है वो सच में श्याम के लिए प्यार ही तो नहीं है। पिंकी ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, तो फिर प्यार के बारे में पूछ क्यों रही है? टीना, यार क्यों वकीलों की तरह सवाल कर रही है? मेरा मन है तेरी लव स्टोरी जानने का, इसलिए पूछ रही हूं, प्लीज बताना यार। इस बार टीना की बात सुन करके पिंकी सीरियस हो गई और उसने फिर टीना से कहा, अगर सच में तू मेरी स्टोरी के बारे में जानना चाहती है तो ठीक है, बताती हूं। तब पिंकी ने अपने अतीत को याद करते हुए टीना से कहा, पहली बार में ही अभी मुझे और लड़कों से अलग सा जान पड़ा था। टीना, और वो कैसे? पिंकी, उस दिन तू और रिया दोनों ही बिजी थे, इसलिए मुझे शॉपिंग करने अकेले ही जाना पड़ा और उसी दौरान मैं अपना एक शॉपिंग बैग एक जगह रख करके भूल गई। टीना ने हैरानी से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? पिंकी, मुझे याद भी नहीं था कि मेरा एक बैग मिसिंग है। टीना ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, फिर तुझे बैग का पता कैसे लगा? पिंकी, मैं अपना शॉपिंग किया और बाकी सामान लेकर के मार्केट से अपनी गाड़ी में निकल आई थी। टीना, लेकिन फिर तेरे बैग का क्या हुआ? वो मिला भी तुझे या नहीं? पिंकी, हाँ मिल गया था। और वो बैग कैसे मिला? कौन लेकर के आया? यही तो दिलचस्प बात है। टीना ने उत्सुकता से कहा, जब तू वहां से निकल ही आई थी तो तुझे तेरा बैग फिर कैसे मिला? कौन लेकर के आया था? बताना यार जल्दी। टीना ने फिर कुछ सोच करके पिंकी से आगे कहा, कहीं अभी ही तो बैग लेकर के नहीं आया था? क्या मैं सच कह रही हूं? वो बैग लेकर के आने वाला अभी ही था। टीना की बातें सुन करके पिंकी को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि जो टीना प्यार की बातों में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, उसकी नज़र में प्यार करने वाले लोग गलत थे, वही आज पिंकी की लव स्टोरी में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। और यह बात पिंकी को सोचने पर मजबूर कर रही थी, और करती भी क्यों नहीं, आखिर वो टीना को बचपन से जानती थी। पिंकी को संदेह हो गया था कि शायद टीना भले सच उससे ना कह रही हो, लेकिन उसके दिल के दरवाजे पर भी किसी ने नॉक किया है। पिंकी ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, जरा सब्र रख, बताती हूं। तूने जिस तरह से पूछा है और मैंने तुझे उसी मन से नहीं बताया तो ये अच्छी बात नहीं, इसलिए मुझे अपनी तरह कहने दे और तू इत्मीनान से सुन। टीना, अच्छा ठीक है। और फिर तब पिंकी ने आगे कहा, मैंने अपना बाकी सामान अपनी गाड़ी में रखा और वहां से निकल आई। अभी तक भी मुझे याद नहीं आया था कि मेरा एक बैग मिसिंग है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी लेकर के वहां से निकल रही थी तभी उस लड़के ने मुझे जाते हुए देख लिया था, जो मेरा बैग मुझे वापस करने आ रहा था। टीना ने उत्सुकता से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? पिंकी, उस लड़के ने मुझे जाते हुए देख करके आवाज भी लगाई, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं था, इसलिए मैं वहां से चली आई थी। टीना, लेकिन तेरे बैग का क्या हुआ? पिंकी, जब मैं वहां से निकल आई तो उस लड़के ने अपनी साइकिल से मेरा पीछा किया। टीना, साइकिल से वो भला तेरा पीछा कैसे कर सकता है? आखिर तू अपनी कार में थी। पिंकी, तेरी बात सही है, लेकिन कहते हैं कि कुछ संजोग भी होता है, जिन्हें कुदरत मिलाना चाहती है उन्हें किसी न किसी बहाने से मिला ही देती है, और उस दिन ऐसा ही कुछ हुआ भी। टीना ने एक्साइटेड हो करके मुस्कुराते हुए कहा,
ओ लवली, जल्दी बताना आगे फिर क्या हुआ। पिंकी, मैं मार्केट से कुछ दूर ही निकली थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि पिछले पहिए की हवा शायद कम हो गई है। यही देखने के लिए मैंने गाड़ी साइड में रोक दी और फिर जब मैंने गाड़ी के टायर को देखा तो पता लगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर देख करके मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे तो टायर चेंज करना भी नहीं आता था। मैं सोच ही रही थी कि कैसे टायर चेंज करूं। तभी एक लड़का मेरे पास आकर के रुका और उसने मेरी ओर एक बैग बढ़ाते हुए मुझसे कहा, मैडम आपका ये बैग छूट गया था। उस लड़के की बात सुन करके मैंने उसकी ओर हैरानी से देखा और फिर उस बैग की ओर देखा। बैग देख करके मुझे याद आ गया कि ये तो मेरा ही बैग है और तब मैंने जल्दी से उस लड़के के हाथ से बैग लिया और अपनी तसल्ली के लिए उसमें रखा सामान देखने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने सामान देखा तो मुझे देख करके तसल्ली हो गई थी कि वो मेरा ही सामान है। और फिर मैंने उससे कहा, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे मेरा सामान मिल गया। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं जी, अच्छा अब इजाज़त दीजिए। वह लड़का गर्मी में साइकिल चला करके आया था और देखने से पता चल रहा था कि वह किसी गरीब घर से है। इसलिए मैंने अपने पर्स में से 100 रुपए निकाले और उस लड़के की ओर बढ़ा दिए और फिर उससे कहा, ये लो आपका इनाम। लड़के ने पैसे देखे और फिर उसने मुझसे कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने ये इनाम पाने के लिए नहीं किया है, इसलिए आप अपने पैसे रख लीजिए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मैंने फिर से कहा, गलत मत समझो, मैं आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ। लड़के ने कहा, शुक्रिया मैडम, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप अपने पैसे रख लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और कह करके वह लड़का जाने ही लगा था कि तभी कुछ सोच करके मैंने उससे कहा, सुनिए। लड़का मेरी बात सुन करके रुक गया और उसने मेरी ओर देख करके कहा, अगर आप फिर से पैसे देने के लिए कह रही हैं तो मैं अपना जवाब आपको दे चुका हूं। मैंने तब उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं जान गई हूं कि आप एक स्वाभिमानी इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे पैसे लेने के लिए नहीं बोल रही हूं। मैंने फिर उससे धीरे से कहा, मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। लड़के ने हैरानी से पूछा, कैसी हेल्प? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई पंचर वाले की शॉप है? लड़के ने कहा, यहाँ आसपास तो नहीं है लेकिन कुछ दूर है यहाँ से। उस लड़के की बात सुन करके मैं परेशान हो गई। शायद वो चेहरे को पढ़ना जानता था, इसलिए उसने मुझसे कहा, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर उसने मुझसे कहा, क्या आपके पास एक्स्ट्रा टायर है? मैंने झट से कहा, वो तो डिग्गी में रखा है। लड़के ने कहा, और उसे चेंज करने का सामान? मैंने उदास होकर के कहा, सॉरी, उसका मुझे नहीं पता है, मुझे पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब उस लड़के ने मुझसे कहा, आप परेशान मत होइए और गाड़ी की डिग्गी खोलिए, शायद सामान डिग्गी में ही रखा होगा। और तब मैंने डिग्गी ओपन की और उस लड़के को टायर और टायर को चेंज करने वाला सामान भी मिल गया था। तब उस लड़के ने मुस्कुरा करके कहा, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपका टायर चेंज कर देता हूँ। सुन करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ ही देर में उस लड़के ने गाड़ी का टायर बदल दिया और फिर उसने मुझसे कहा, अब आप अपनी गाड़ी ले जा सकती हैं। तब मैंने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, आपने मेरी इतनी मदद की और आप उसके बदले पैसे भी नहीं ले रहे हैं, फिर आप ही बताइए मैं आपके लिए क्या करूं जिससे आपके द्वारा किए एहसान का ऋण चुका सकूं। लड़के ने कहा, आप जैसे पैसे वालों की यही समस्या होती है, हर बात को पैसों में तोलना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया है। मैंने तब उससे कहा, नाराज मत होइए, मैं जानती हूं कि आपने ये सब पैसे के लिए नहीं किया है। तभी टीना ने बीच में बोलते हुए पिंकी से कहा, अरे नाम तो बता उस लड़के का, मैं जानने के लिए बेताब हूं कि क्या ये लड़का ही अभी है। पिंकी ने मुस्कुरा करके कहा, थोड़ा सब्र और रख मेरी जान, जल्द ही तुझे पता लग जाएगा कि वो लड़का कौन है। टीना, यार जानने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, इसलिए तू जल्दी से बता कि आगे क्या हुआ। पिंकी, तुझे आज बहुत उत्सुकता है जानने की, आज तुझसे बात करके हैरानी हो रही है मुझे। मैं सोचने पर विवश हूं कि तू वही टीना है जिसे कभी प्यार की बातों से ही चिढ़ होती थी और आज वही टीना मेरी लव स्टोरी को उत्सुकता से जानना चाहती है। पिंकी की बात सुन करके टीना ने खुद से मन में कहा, अभी मेरे पास तेरी बात का जवाब नहीं है, शायद तेरी लव स्टोरी जानने के बाद मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। पिंकी ने अपनी बात को जारी रखते हुए टीना से आगे कहा, मैंने उस लड़के से कहा, मैं जान गई हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने इंसानियत के नाते अपना फर्ज बखूबी निभाया है, क्या उसके बदले मुझे आपके लिए कुछ करने का अवसर नहीं देंगे ताकि मुझे भी खुशी मिल सके? प्लीज गलत मत समझिएगा, मैं कोई एहसान चुकाने की बात नहीं कर रही हूँ, बस अपनी खुशी के लिए आपको कुछ पैसे
करके देना चाहती हूँ। मैं आगे कुछ और कहती, उस लड़के ने बीच में बोलते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपको फील हो रहा है तो आप उस आइसक्रीम वाले से ले करके मुझे एक आइसक्रीम खिला सकती हैं। उस लड़के ने एक आइसक्रीम वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसकी बात सुन करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, चलिए फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं। और फिर हम दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई। जब आइसक्रीम खत्म हो गई तब उस लड़के ने मुझसे कहा, अच्छा अब इजाज़त दीजिए। मैंने उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। उसने कहा, कोई बात नहीं जी, एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना ही चाहिए। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सच में आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, शुक्रिया, अच्छा अब चलता हूँ, काफ़ी समय हो गया है मुझे। और फिर वह लड़का वहाँ से चला गया। पिंकी की बात सुनने के बाद टीना ने तब पिंकी से उदास हो करके कहा, ये क्या, वो तो चला भी गया और तूने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा। पिंकी तू भी अजीब है, मैं कैसे पूछ सकती थी उसका नाम, क्या अच्छा लगता। टीना, अच्छा ठीक है, अब आगे बता फिर क्या हुआ। वो तुझसे दोबारा कब मिला? उसका अच्छा व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बस गया था, लेकिन उस घटना के बाद मुझे यकीन नहीं था कि हम दोनों फिर कभी मिलेंगे। लेकिन शायद नियति हमें मिलाना चाहती थी। शायद 2 दिन बाद मुझे फिर से उसी मार्केट में काम आ गया और इस बार भी तू और रिया मेरे साथ नहीं थी और मैं अकेले ही मार्केट गई थी। मैं मार्केट से गुजर ही रही थी कि तभी मुझे एक रेस्टोरेंट पर खड़ा हुआ लड़का दिख गया और तब मैं उसे देख करके तुरंत उसके पास चली गई और उसके सामने जाकर के कहा, हेलो। वह मुझे अचानक से अपने सामने देख करके हैरान रह गया था। वह कुछ कह पाता उससे पहले मैंने उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आपसे फिर कभी मुलाकात भी होगी, लेकिन आपसे दोबारा मिल करके अच्छा लगा। और फिर मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, शायद आप खाना खाने आए हैं। उसने सहमते हुए कहा, जी नहीं। मैं उस लड़के से कुछ और कह पाती तभी उस लड़के को किसी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अविनाश, वो कपल अभी बैठे हैं, जा करके उनसे ऑर्डर ले लो। टीना ने तभी मुस्कुरा करके पिंकी से कहा, मतलब वही तेरा अविनाश था। मज़ा आएगा आगे यह जानने में कि तेरी और अविनाश की स्टोरी आगे कैसे बढ़ी। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? अविनाश ने आवाज़ सुन करके मुझसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, और कह करके अविनाश ऑर्डर लेने चला गया और मेरी समझ में अब आ चुका था कि अविनाश वहां जॉब करता है। इसलिए तब मैं भी चुपचाप एक टेबल के पास जा करके बैठ गई और बैठी हुई अविनाश को ही देख रही थी। कुछ देर बाद अविनाश मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मैडम आपने कुछ ऑर्डर करना है क्या? अविनाश तो अपना काम ही कर रहा था, लेकिन मुझे सुन करके अच्छा नहीं लगा। सच कहूं तो मुझे अविनाश पर दया आ रही थी और मैं सोचने लगी थी, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी अविनाश की जो उसे एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा है। मैं अभी सोच ही रही थी कि तभी अविनाश ने मुझसे फिर से कहा, मैडम आपने कुछ ऑर्डर करना है क्या? अविनाश की आवाज़ सुन करके मैंने ख्यालों से निकल करके उससे कहा, अविनाश जी बताइए क्या ऑर्डर करना है आपने? मैंने कहा, आपको जो यहाँ सबसे अधिक पसंद हो वही आप मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए। उसने हैरानी भरी नज़रों से मेरी ओर देखते हुए कहा, सबकी पसंद अलग अलग होती है, इसलिए जो आपको पसंद हो वही मंगा लीजिए। मैंने मुस्कुरा करके कहा, लेकिन फिर भी मुझे तो वही मंगाना है जो आपको इस रेस्टोरेंट में सबसे अधिक पसंद। अविनाश ने उदासी भरे स्वर में कहा, मगर वह आगे कुछ और कह पाता। मैंने उससे कहा, मगर वगर कुछ नहीं, जो मैंने आपसे कहा है वही लेकर के आइए। अविनाश ने उदास हो करके कहा, ठीक है, और कह करके वह जाने ही लगा था कि तभी मैंने उससे कहा, सुनिए अविनाश जी, मैंने उससे तब प्यार से कहा, आपको उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है आप जो लेकर के आएंगे वो मुझे पसंद आएगा। अविनाश, अच्छी बात है। और कह करके अविनाश फिर से जाने को हुआ। तभी मैंने कुछ सोच करके उससे कहा, सुनिए अविनाश जी। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपको बार बार परेशान कर रही हूं। अविनाश, कोई बात नहीं जी, मेरा तो ये काम है। मैंने तब अविनाश से आगे कहा, आप जो भी मंगा रहे हैं हमारे लिए वो 2 लोगों के लिए लेकर के आइएगा। पिंकी की बात सुनकर के टीना ने हैरानी जताते हुए कहा, तू तो अकेली थी, फिर तूने 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर क्यों किया था? और अविनाश ने भी नहीं पूछा
तुझसे कि तूने 2 लोगों का खाना क्यों ऑर्डर किया था। अगर अविनाश की बात करूं, उसे लगा था कि मेरे साथ कोई और आने वाला है, इसलिए मैंने 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया है। लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता दूं, जिन 2 लोगों के लिए मैंने खाना ऑर्डर किया था, दरअसल उनमें से एक मैं और दूसरा अविनाश ही था। पिंकी की बात सुनकर के टीना मुस्कुराने लगी और फिर उसने मुस्कुराते हुए पिंकी से कहा, क्या बात है पिंकी जी, कमाल ही कर दिया तुमने तो। अच्छा जल्दी से बता फिर आगे क्या हुआ। बहुत ही उत्सुकता है यह जानने के लिए कि जब अविनाश को पता लगा होगा कि तूने उसके लिए भी खाना ऑर्डर किया है तो उसने कैसा रिएक्ट किया होगा और कैसे तुम्हारे प्यार की शुरुआत हुई होगी। पिंकी ने टीना की बात का जवाब देते हुए मुस्कुरा करके कहा, अच्छा आगे बताती हूं। और फिर पिंकी ने अपने अतीत के पन्नों को पलटते हुए आगे टीना से कहा, कुछ देर में मेरा किया हुआ ऑर्डर आ गया था और फिर तभी अविनाश मेरे पास आया और फिर उसने मुझसे कहा, आप देख लीजिए आपने जो ऑर्डर किया था सब आ गया है ना, अगर कुछ रहता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी मंगवा दूंगा। अविनाश की बात सुन करके मैंने उससे मुस्कुरा करके कहा, आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने सब पहले से ही ठीक से अरेंज करा दिया है। अविनाश को पता था कि खाना 2 लोगों का है, इसलिए उसने मेरी टेबल पर रखे खाने की ओर देखते हुए कहा, अगर आपके साथ में जो आने वाले हैं उन्हें आने में देर लगेगी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं रुक करके आपका खाना मंगवा देता। मैंने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, जिसके लिए मैंने खाना ऑर्डर किया है वो तो पहले से ही यहीं है। अविनाश, अच्छा फिर ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं यहीं हूं, अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। और कह करके अविनाश जाने ही लगा था, लेकिन तभी मैंने उससे कहा, सुनिए। अविनाश रुक गया और फिर उसने मुझसे कहा, जी कहिए। मैंने तब उससे कहा, अगर आप चले जाएंगे तो मेरे साथ खाना कौन खाएगा। अविनाश ने हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हुए कहा, तो क्या आपने। अविनाश अपनी बात पूरी कह पाता, मैंने बीच में बोलते हुए उससे मुस्कुरा करके कहा, जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, इसलिए बैठ जाइए और मेरे साथ खाना खाइए। अविनाश ने सकुचाते हुए कहा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और मुझसे बिना पूछे कैसे ऑर्डर कर दिया। मैंने मुस्कुरा करके कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपने जो मेरी हेल्प की है उसके बदले मैंने आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूं आप पैसे तो नहीं लेते हैं। अविनाश, मैडम इसकी क्या जरूरत थी, आपको पता है ना कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। कहते हुए अविनाश का चेहरा बिल्कुल मासूम हो गया था। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, आप अपने बॉस की वजह से ऐसा बोल रहे हैं ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके बॉस से परमिशन ले ली है और आपकी तसल्ली के लिए मैं उनसे अभी कहलवा भी देती हूँ। और फिर मैं अपनी जगह से खड़ी होकर के उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गई और उससे अविनाश के बारे में कहा। तब अविनाश के बॉस ने अविनाश को खाने के लिए परमिशन दे दी और फिर मैं वापस अपनी जगह पर आ करके बैठ गई, लेकिन अविनाश अभी भी खड़ा था। तब मैंने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हैं आप, बैठ जाइए और जल्दी से खाना शुरू कीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अविनाश फिर चुपचाप बैठ गया और खाना खाने लगा और तब मैंने उससे कहा, अगर आपको कुछ और भी खाना हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगी। अविनाश, शुक्रिया, पहले ही आपने कितना कुछ मंगा लिया है, अगर मुझे पता होता तो मैं 2 लोगों के खाने का ऑर्डर नहीं लेता। तब मैंने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, अब तो पास्ट में जा करके हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए प्लीज खा लीजिए। और फिर अविनाश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। कुछ देर बाद मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अविनाश से कहा, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है और आप काम कर रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए और खुद को किसी काबिल बनाना चाहिए। अविनाश, मैं पढ़ता हूँ, मैंने नादानी में अविनाश से आगे कहा। फिर यहाँ काम क्यों करते हैं, आपको अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, काम की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। उसने मेरी ओर देखा और फिर मुझसे कहा, आपके घर में कौन कौन है। मुझे यह प्रश्न सुन करके हैरानी तो हुई, लेकिन फिर भी मैंने अविनाश की बात का उत्तर देते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। अविनाश, आपके पापा क्या करते हैं। मैंने कहा, बिजनेस है। अविनाश ने तब आगे मुझसे कहा, आप उस दिन जिस कार में मुझे मिली थी वो आपकी अपनी ही होगी ना। मैंने कहा, हाँ, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। अविनाश, ताकि आपकी बात का उत्तर आपको अच्छे से समझा सकूं। अविनाश ने आगे कहा, आप जानना चाहती थी ना कि पढ़ाई के साथ काम क्यों करता हूं मैं, तो सुनिए, आपके पापा ने आपके बर्थडे पर आपको कार गिफ्ट की थी, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझे एक साइकिल भी गिफ्ट कर दे।
काम इसलिए करता हूं ताकि दूसरों पर बोझ ना रहूं। अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करता हूं। अविनाश ने आगे भरे हुए गले से कहा, क्योंकि आपकी तरह मेरे मम्मी पापा नहीं हैं जो मेरी ज़रूरतों के लिए मुझे पैसे दे दें। खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। अविनाश का खाना हो गया था। मैं उससे कुछ कह पाती वह उठ करके वहां से चला गया था। अविनाश की बातें सुन करके मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तब खुद से मन में मैंने कहा, क्या ज़रूरत थी तुझे उससे पूछने की? तुझे ये भी नहीं समझ आया कि उसकी कोई मजबूरी होगी तभी जॉब कर रहा है। कब अकल आएगी पिंकी तुझे? मुझे बहुत दुख हो रहा था अविनाश के लिए और बुरा भी लग रहा था इस बात के लिए कि मैंने उसे अनजाने में हर्ट कर दिया। इसलिए मैं अपनी नादानी के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहती थी और इसलिए मैंने अविनाश को इधर उधर देखा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। और तब मैं उदास मन से अपनी जगह से उठ गई और खाने का बिल पे करने चली गई। मैं कैश काउंटर पर बिल पे करने के लिए पहुंची ही थी कि तभी कैशियर ने मुझे देख करके मुझसे कहा, मैडम आपने ओनली 200 पे करना है। अमाउंट सुन करके मुझे लगा कि शायद कैशियर से कोई गलती हो गई है, इसलिए मैंने उससे फिर से पूछा, आपने बिल ठीक से तो बनाया है? मुझे लग रहा है कि बिल अमाउंट कुछ कम है। कैशियर, मैडम ये 2 लोगों का बिल नहीं है, ये आपके अकेले का बिल है। अविनाश अपना बिल पे कर चुका है। मैंने हैरानी से कहा, मगर खाना तो मैंने ऑर्डर किया था। फिर अविनाश ने अपना बिल पे क्यों किया है? प्लीज आप अविनाश को बुला देंगे? कैशियर, सॉरी मैडम, लेकिन अविनाश तो चला गया। वो पार्ट टाइम में आता है इसलिए उसका टाइम हो गया है और वो चला गया। मैंने तब कैशियर से कहा, आप पूरे पैसे मुझसे ले लीजिए और अविनाश के पैसे उसे वापस कर दीजिएगा। कैशियर, मैडम अविनाश बहुत स्वाभिमानी है, वह आपको अपना बिल पे नहीं करने देगा और इसलिए मैं उसकी मर्जी के बिना आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकता। जब वो मिले तो आप उसी को पैसे दे दीजिएगा। मैंने तब कैशियर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप उसके पैसे उसे लौटा दीजिएगा प्लीज। उसकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। आप उसके साथ काम करते हैं, आपको भी ये पता ही होगा। कैशियर, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो आपसे पैसे नहीं लेगा। गलती आपकी ही है मैडम, जो आपने उससे बिना पूछे उसके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। टीना ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आई और उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए पिंकी से कहा, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, तुझे उससे पूछ तो लेना चाहिए था। तूने तो उसकी मदद करने की जगह उसका खर्चा और बढ़ा दिया था। सच कहूँ तो अविनाश के बारे में सुन करके ही मेरी आंखें भर आई। बेचारा अविनाश। पिंकी, तूने अनजाने में ही सही लेकिन अविनाश को हर्ट कर दिया था। पिंकी ने भावुक होकर के कहा, तू सच कह रही है? मैं वहां से जाने के बाद बहुत परेशान रही और रात को जब मैं लेटी तो अविनाश को याद करके मुझे रोना आ रहा था और मैं रोई भी थी। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मैं सोने की कोशिश करती लेकिन अविनाश का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और मेरी आंखें खुल जाती थी। किसी तरह रात कटी और अगली सुबह से ही मुझे शाम होने का इंतजार था। शाम होते ही मैं रेस्टोरेंट पहुंच गई। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मेरा सामना अविनाश से हुआ। वैसे मैं उससे सॉरी बोलना चाहती थी लेकिन अविनाश के द्वारा अपना बिल पे करने वाली बात मुझे याद आ गई और मुझे अविनाश पर गुस्सा आ गया और तब मैं उससे बिना कुछ कहे एक टेबल के पास जाकर के बैठ गई। अविनाश को भी मेरा ऐसा बर्ताव ठीक नहीं लगा लेकिन बेचारा वहां जॉब करता था, इसलिए मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी उसे मेरे पास आना पड़ा और उसने बिना मेरी ओर देखे हुए कहा, मैडम आपको कुछ ऑर्डर करना है? मुझे अविनाश का यूं बात करना अच्छा नहीं लग रहा था और तब मैंने उससे कहा, क्या आप अपने सभी कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो? अविनाश, सॉरी मैडम, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। पिंकी, प्लीज सॉरी मत बोलो आप, बल्कि सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए। आपको मेरी वजह से तकलीफ जो हुई कल के लिए सॉरी अविनाश। अविनाश समझदार था इसलिए वह अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह से जानता था और इसलिए उसने विषय बदलते हुए पिंकी से कहा, आपने कुछ ऑर्डर करना है मैडम? बात तो मैं भी अविनाश से करना चाहती थी लेकिन अविनाश वहां पर जॉब करता था। यही सोच करके मैंने फिर उससे और बात करना ठीक नहीं समझा और इसलिए तब मैंने उससे कहा, आप एक गिलास जूस मंगा दीजिए। और फिर अविनाश वहां से चला गया और मैं बैठी हुई अविनाश के बारे में सोचती रही। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरी टेबल पर जूस रख करके चला गया। जूस पीने के दौरान बीच बीच में मैं देख रही थी कि अविनाश अपना काम कितनी लगन से कर रहा था। मैं थोड़े ही समय में अविनाश से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। उसका स्वाभिमानी होना और उसकी सादगी ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया था। पिंकी की बात सुन करके टीना ने मुस्कुरा करके कहा, मतलब अविनाश ने पिंकी मैडम के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। मित्रों,
कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 12 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।